हेलो डियर एवरीवन, मैं सुनीता सिंह स्वागत करती हूँ आप सभी का एयर केमिस्ट्री क्लासेस में। और अभी अपने क्लास में करेंगे क्लास 12 केमिस्ट्री चैप्टर 2 सॉल्यूशन, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे आज एक्सप्रेसिंग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। एनसीईआरटी बुक जब आप निकालेंगे तो उसमें सेकंड नंबर टॉपिक है ये सॉल्यूशन का। पहला क्लास मैंने आपका ले लिया है जिसमें मैंने आपको सॉल्यूशन क्या है, सॉल्यूट, सॉल्वेंट क्या है और साथ ही साथ टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन भी पढ़ा रखा है। ठीक है, उस वीडियो को अगर आपने नहीं देखा है अभी तक तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, वहाँ से आप देख लें। आई बटन पे भी डाल दूंगी। ओके, तो ये सेकंड नंबर टॉपिक है इस सॉल्यूशन का एनसीईआरटी बुक से। और यहाँ पे जो भी कुछ मैं लिखाऊंगी, पढ़ाऊंगी, बताऊंगी वो सारा एनसीईआरटी बुक को फॉलो करते हुए ही होगा। ठीक है, तो क्लास नंबर 2 है ये हमारा। और हम जो भी पढ़ेंगे यहाँ पे वो एक एक वर्ड का मतलब समझते हुए पढ़ेंगे, ऊपर ऊपर से नहीं पढ़ेंगे। हम सारी बातों का एक एक मतलब समझेंगे, क्या मीनिंग होता है उसका, कहाँ किसको अप्लाई करना होता है, कैसे हमें बनाना है, ताकि हमारा बेस मजबूत हो जाए और हम लॉन्ग टर्म के लिए सॉल्यूशन चैप्टर समझ जाएं। ठीक है, बात आ गई आपके समझ में। और अब इसी के साथ इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। ध्यान से हर एक बातों को सुनिएगा, समझिएगा, जहाँ ज़रूरत पड़े आपको लिखने की वहाँ लिखिएगा। और 100% गारंटी है इस बात की कि जब मैं सॉल्यूशन का पूरा टॉपिक आपको पढ़ा दूंगी तो सॉल्यूशन से एक भी क्वेश्चन किसी भी एग्ज़ाम में आपका नहीं छूटेगा, चाहे वो क्लास 12 का एग्ज़ाम हो, चाहे वो नीट का हो, चाहे वो किसी और भी इंजीनियरिंग का एग्ज़ाम हो। ओके, क्लियर। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं और देखते हैं एक्सप्रेसिंग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन क्या है। तो सबसे पहली बात ये जानिए कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन का मतलब होता है अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन सॉल्यूशन, यानी किसी भी सॉल्यूशन में सॉल्यूट कितना है वही उस सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन यानी उसका सांद्रता कहलाता है, उसकी क्षमता कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ लिखा है मैंने, कंपोजिशन ऑफ सॉल्यूशन कैन बी डिस्क्राइब्ड बाय एक्सप्रेसिंग कॉन्सेंट्रेशन, यानी कि कंपोजिशन ऑफ सॉल्यूशन आपका क्या है उसको आप डिस्क्राइब कर सकते हैं किसके माध्यम से, कॉन्सेंट्रेशन के माध्यम से। अब देखिए यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन जो होगा वो दो टाइप से आप बता सकते हैं, एक होता है क्वालिटेटिव और एक होता है क्वांटिटेटिव। ठीक है, क्वालिटेटिव का मतलब हुआ कि क्वालिटी बताते हैं आप, क्वालिटेटिव यानी क्वालिटी, और क्वांटिटेटिव मतलब संख्यात्मक। ये हो गया गुणात्मक यानी गुण से रिलेटेड होगा, और ये हो गया क्वांटिटेटिव, जैसे आप बोलते हैं ना कि बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में, तो क्वांटिटी मतलब मात्रा और क्वालिटी मतलब गुण, है ना, कि उसकी क्वालिटी अच्छी है, उसका गुण अच्छा है। तो समझ में आ रही बात कि कॉन्सेंट्रेशन दो तरह से दिखाया जा सकता है, क्वालिटेटिव होता है, एक क्वांटिटेटिव होता है। ठीक है, मतलब समझ गया। अब क्वालिटेटिव देखिए, क्वालिटेटिव में अब दो तरह की बातें निकल कर आती हैं कि डाइल्यूट सॉल्यूशन और कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन। ठीक है, तो सॉल्यूशन यहाँ पे दो प्रकार का आ गया आपको कि डाइल्यूट किसके अकॉर्डिंग, ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट। समझिए इस चीज़ को, मैंने पिछले क्लास में आपको बताया था कि वहाँ पे जो मैंने आपको टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन पढ़ाया वो था किसके बेसिस पर, स्टेट ऑफ मैटर, स्टेट ऑफ सॉल्यूट जो था आपका और सॉल्वेंट था उसके बेसिस पर मैंने आपको पढ़ाया था। यहाँ पे फिर अब जो हम बोलते हैं कि डाइल्यूट सॉल्यूशन है हमारा दिया गया, कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन है, तो वो किस बेसिस पे बोलते हैं, वो अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन सॉल्यूशन के आधार पर बोलते हैं। तो देखिए क्वालिटेटिव में आता है डाइल्यूट और कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन। क्यों आता है इसमें, क्योंकि ये क्वालिटी है सॉल्यूशन का, कि कोई सॉल्यूशन डाइल्यूट है तो उसका मतलब होता है कि लेस अमाउंट में सॉल्यूट है, कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन का मतलब होता है कि उसमें सॉल्यूट की मात्रा ज़्यादा है। उसी बात को मैंने यहाँ लिख दिया है, आप चाहें तो राइट डाउन कर सकते हैं। क्वालिटी ऑफ सॉल्यूट इज रिलेटिवली वेरी स्मॉल, क्वांटिटी है, क्वालिटी नहीं क्वांटिटी। ठीक है, कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन का मतलब हुआ सॉल्यूशन हैज़ लार्ज अमाउंट ऑफ सॉल्यूट। क्लियर हो गया आपको, इतना समझ गए आप। तो अब आप यहाँ समझें बात को कि जब आप ये बोलते हैं कि सॉल्यूशन कैसा है मेरा, डाइल्यूट है, तो उसका अर्थ ये निकल कर आता है कि आपके सॉल्यूशन में सॉल्यूट की मात्रा कम है, और कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन बोलते हैं तो इसका मतलब निकल कर आता है कि आपका जो गिवन सॉल्यूशन है उसमें सॉल्यूट की मात्रा अधिक है, लेकिन ये नहीं पता चलता है कि कितना अधिक और कितना कम। बात आ रही समझ में। जब आपने डाइल्यूट कहा तो ये क्लियर है कि चलो भैया कैसा सॉल्यूशन है कि मात्रा उसमें कम है, सॉल्यूट कम है, लेकिन कितना है ये आप नहीं बता पा रहे हैं।
तो इसी वजह से कि आखिर हमें ये बताना है कि किसी सॉल्यूशन में जो सॉल्यूशन हमें दिया गया उसमें हमने कितना सॉल्यूट मिलाया है, यानी एग्जैक्ट क्वांटिटी बताना है। तो उसके लिए हम लोग अलग अलग टर्म पढ़ते हैं कॉन्सेंट्रेशन के लिए। बात आ गई आपके समझ में। आपने पढ़ा कि क्वालिटेटिव में डाइल्यूट और कॉन्सेंट्रेटेड से काम नहीं चलता था, क्योंकि ये सिर्फ बताता है कि लार्ज अमाउंट में है या लेस अमाउंट में है, लेकिन एग्जैक्ट अमाउंट है कितनी सॉल्यूट की ये नहीं बताता है। इस वजह से देखिए यहाँ मैंने लिख भी दिया है, आप चाहें तो इसे लिख सकते हैं, दीज टू आर रिलेटिव टर्म्स एंड डोंट गिव्स अस क्वांटिटेटिव कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन। तो इसलिए यहाँ पे डिफरेंट वेज है जिसके माध्यम से आप क्या कर सकते हैं, सॉल्यूट की मात्रा को बता सकते हैं। तो यहाँ पे 7 वेज आपके बुक में एनसीईआरटी ने दिया है, वही हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पे। मास परसेंट यानी W/W यानी वेट बाई वेट, वॉल्यूम परसेंटेज मतलब वॉल्यूम बाई वॉल्यूम, मास बाई वॉल्यूम परसेंटेज W/V, पार्ट्स पर मिलियन यानी ppm, मोल फ्रैक्शन कैपिटल एक्स से शो करते हैं, मोलारिटी कैपिटल एम से करते हैं और मोलालिटी यानी स्मॉल एम से करते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, इन सातों को अलग अलग से पढ़ेंगे, मतलब समझेंगे, ताकि हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके। न्यूमेरिकल तो आना ही आना है, तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इनके एक एक मीनिंग को आपने समझ लेना है। फटाक से हो जाएगा, बशर्ते एक भी चीज़ मैं छोड़ूंगी नहीं। आप सभी को पता है कि जो भी मैं पढ़ाती हूँ आपको बेसिक से पढ़ाती हूँ, पूरा एक्सप्लेनेशन के साथ पढ़ाती हूँ, इसलिए ध्यान से पूरा बारीकी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कॉन्सेंट्रेशन समझ लीजिए, मैंने स्टार्टिंग में समझाया था, सिर्फ लिखा नहीं था, यहाँ पे लिख भी दिया है। इट इज़ द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, इट इज़ डिनोटेड बाई कैपिटल S और कैपिटल C। ओके, समझ गए बात। मैंने आपको जो कहा उसको लिख दिया है यहाँ पे कि ये जो कॉन्सेंट्रेशन होता है वो क्या होता है, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन सॉल्यूशन होता है। तो इसलिए कॉन्सेंट्रेशन इक्वल्स टू आप बोल सकते हैं वेट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम बाय वॉल्यूम इन लीटर। ओके, यही होता है कॉन्सेंट्रेशन, है ना। अब देखिए द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन गिवन क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूशन कॉल्ड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। ये भी एक अलग तरीके से लिखने का तरीका है, जिस तरीके से आपको समझ में आए वैसे लिखिए, लेकिन समझना एक ही तरीके से है कि कॉन्सेंट्रेशन का मतलब होता है अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन सॉल्यूशन, उसे ही कहते हैं कॉन्सेंट्रेशन ऑफ दैट सॉल्यूशन। क्लियर हो गया आपको। चलिए, तो उसमें सबसे पहला जो हमारा है मास परसेंटेज है W/W। तो देखिए W/W का मतलब हो गया कि आपका जो सॉल्यूशन होगा उसको अभी वेट दिया रहेगा और सॉल्यूट का भी वेट दिया रहेगा, और उसको कंपेयर करना होगा 100 से, तो वो मास परसेंटेज हो जाएगा। परसेंटेज मतलब सभी को पता होता है कि 100 है, ठीक है। तो देखिए द मास परसेंटेज ऑफ कंपोनेंट इन अ गिवन सॉल्यूशन इज मास ऑफ द कंपोनेंट पर 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। यानी ये लाइन आपको याद रखना है कि मास ऑफ कंपोनेंट पर 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, यानी 100 ग्राम सॉल्यूशन में कितना कंपोनेंट है ग्राम में, तो उसे कहते हैं मास परसेंटेज। तो उसको एक फॉर्मूला वाइज आप समझेंगे कि मास परसेंट ऑफ कंपोनेंट इक्वल्स टू मास ऑफ द कंपोनेंट इन द सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में जो कंपोनेंट है यानी कि सॉल्यूट का मास आप लिखेंगे, डिवाइडेड बाय टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन। मैंने आपको कहा W/W का मतलब है ऊपर वाला हो गया मास ऑफ सॉल्यूट और नीचे हो गया मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100 से इसको कंपेयर कीजिए, ठीक है। यानी 100 ग्राम सॉल्यूशन में कितना मास आपका कंपोनेंट का है वही कहलाता है मास परसेंटेज। फॉर्मूला ये हो गया आपका। तो मान लीजिए लेट कि WX जो है वो इज द मास ऑफ कंपोनेंट X है एंड WY मास ऑफ कंपोनेंट Y इन अ सॉल्यूशन। देन आप बोल सकते हैं कि मास परसेंट ऑफ A की बात करें, या A नहीं लिखेंगे X लिखेंगे, मास परसेंट ऑफ X, तो क्या हो जाएगा WX/WX प्लस WY इंटू 100। यानी यहाँ पे क्या हुआ कि मुझे मास परसेंटेज चाहिए किसका, X का, तो उसका वेट ऊपर लिखा, नीचे में आप टोटल मास लिखेंगे सॉल्यूशन का, यानी सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट दोनों मिलके सॉल्यूशन बनाता है ना, सॉल्वेंट और सॉल्यूट मिलके सॉल्यूशन बनाता है, तो दोनों के वेट को लिखा इंटू 100। क्लियर। अब आइए मतलब समझिए इसका, क्योंकि जब आप ये चीज़ बारीकी से समझ जाएंगे ना तो फिर आपके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगा न्यूमेरिकल सॉल्व करते वक्त। देखिए 10% वेट बाय वेट सॉल्यूशन ऑफ NaCl का मीनिंग क्या होता है कि
10% W/W solution of NaCl, मतलब हुआ कि 10 ग्राम ऑफ NaCl इज प्रेजेंट इन 90 ग्राम ऑफ वाटर, सो दैट द टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन इज 100 ग्राम, और सिंपली 10 ग्राम NaCl इज प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। मतलब समझे आप, अगर इस तरह से लिखा गया है तो इसमें आप समझ रहे हैं कि परसेंटेज जो है वो सॉल्यूशन को बोल रहा है कि 100 में 10 ग्राम सॉल्यूट, 100 ग्राम सॉल्यूशन में 10 ग्राम सॉल्यूट है, तो सॉल्वेंट की मात्रा कितनी होगी ये भी कभी कभी आपको न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में निकालना रहता है। तो ध्यान रखिएगा कि अगर सॉल्यूशन हमारा 100 है और सॉल्यूट 10 है, तो सॉल्यूशन में से सॉल्यूट को माइनस किया तो 90 आ गया। तो इसी को यहाँ पे दोनों तरीके से मैंने आपको लिख के समझाया है कि 10 ग्राम NaCl इज प्रेजेंट इन 90 ग्राम ऑफ वाटर। वाटर यहाँ पे क्या हो गया आपका, सॉल्वेंट हो गया। क्या हो गया, सॉल्वेंट। तो आपके 90 ग्राम सॉल्वेंट में कितना आपने मिलाया, 10 ग्राम ऑफ NaCl बनाया, और ओवरऑल सॉल्यूशन आपका कितने का हो गया, 100 ग्राम का हो गया। दोनों मिल के कितना हो गया, 100 ग्राम हो गया। सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट इक्वल्स टू 100 ग्राम, या सिंपली आप बोल सकते हैं कि 10 ग्राम NaCl प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। क्लियर हो गया आपको, बातें आपकी समझ में आ गई। इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल आएगा, आपको न्यूमेरिकल मैंने पहले भी पढ़ा रखा है सॉल्यूशन का, आगे भी पढ़ाऊंगी, तो इस थ्योरी को ध्यान में रखिए। ठीक है, बातें समझे आप। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिए मैंने एक लिखा है 20% वेट बाय वेट ग्लूकोज सॉल्यूशन। इसके बारे में आप सोचिए कि इसमें सॉल्यूट की मात्रा कितनी है, सॉल्यूशन कितना है और सॉल्वेंट कितना है, ये आप अपने लिए लिखिएगा और कमेंट में भी बताइएगा। अगर आपने इतनी दूर तक वीडियो देखी तो ये वाला बात लिख के बताइएगा कि मैम ऐसा ऐसा आ रहा है, ताकि मुझे पता चले कि मेरी बातें आप समझ रहे हैं या नहीं। अब नेक्स्ट पे आ जाते हैं वॉल्यूम परसेंटेज पे। बस जैसे वेट किया था तो वहाँ ग्राम ग्राम था, यहाँ वॉल्यूम हो जाएगा सिर्फ। तो वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ कंपोनेंट क्या हो गया, वॉल्यूम ऑफ द कंपोनेंट यानी जिसका निकालना है, और टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन यानी वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट इनटू 100। आगे बात समझ में, 100 तो होगा ही क्योंकि परसेंटेज है। उसी तरीके से यहाँ पे मैंने लिखा है कि इफ़ VA एंड VB आर द वॉल्यूम ऑफ टू कंपोनेंट A एंड B रेस्पेक्टिवली इन अ सॉल्यूशन, देन वॉल्यूम परसेंट ऑफ A कितना हो जाएगा, VA प्लस VB इंटू 100। बस जो वेट वाले में था वही यहाँ पे है, सिर्फ वॉल्यूम लिख दिया गया, V/V, यानी यहाँ सॉल्यूशन भी वॉल्यूम में और सॉल्यूट भी वॉल्यूम में यानी ml में होगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये फॉर्मूला लगा दिया मैंने। अब उसी तरीके से मीनिंग समझिए इसका, जैसे अभी जैसे समझा है आपने ऊपर। 10% वॉल्यूम बाई वॉल्यूम सॉल्यूशन ऑफ एथेनॉल मीन्स क्या, दैट कि 10 ml ऑफ एथेनॉल डिजॉल्व इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। 100 ml ऑफ सॉल्यूशन, अगर सॉल्वेंट की बात करता तो क्या बोलते आप कि 10 ml ऑफ एथेनॉल डिजॉल्व इन 90 ml ऑफ सॉल्वेंट, सो दैट मेक्स 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। बात आ गई समझ में। सॉल्वेंट बोलते तो 90 ml हो जाता, चूंकि हमने यहाँ सॉल्यूशन बोला इसलिए 100 ml हो गया, यानी 10 ml परसेंट, 10% का मतलब हो गया 10 ml सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। यानी यहाँ पे सॉल्यूशन का भी वॉल्यूम आपने पता है और आपके सॉल्यूट का भी वॉल्यूम आपको पता है। यही इसका मतलब होता है कि इसका मीनिंग आप समझ गए कि इसमें सॉल्यूट का भी वॉल्यूम पता है और आपके सॉल्यूशन का भी वॉल्यूम आपको पता है। जब सॉल्यूट और सॉल्यूशन पता हो गया तो आप सॉल्वेंट पता कर सकते हैं, जैसा मैंने आपको अभी ऊपर बताया था। क्योंकि एक फॉर्मूला होता है जो पहले भी पढ़ाया है मैंने कि सॉल्यूशन इक्वल्स टू सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट होता है। क्लियर, एनी डाउट? चलिए इसके आगे बढ़ते हैं। अब उसी तरह से मास बाई वॉल्यूम परसेंटेज है, एकदम सेम चीज़ है, सिर्फ थोड़ा थोड़ा सा फर्क है, तो समझते चले जाइए उस फर्क को आप। ठीक है ना। It means that mass of solute dissolved in 100 ml of solution, यानी मास ऑफ सॉल्यूट, ऊपर वाला सॉल्यूट होता है, हमेशा याद रखना, ऊपर वाला सॉल्यूट, ऊपर में जो भी है V है W है जो है वो सॉल्यूट, नीचे वाला सॉल्यूशन। तो यहाँ पे क्या बोला कि इसका मतलब यानी मास बाई वॉल्यूम परसेंटेज का मतलब होता है मास ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन, यानी जितना मास ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व रहे 100 ml ऑफ सॉल्यूशन।
फॉर एग्जाम्पल आप समझ सकते हैं 10% W/V सॉल्यूशन ऑफ NaCl मीन्स दैट 10 ग्राम NaCl डिजॉल्व इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। यानी ऊपर वाला चूंकि सॉल्यूट है और वो ग्राम में होगा क्योंकि वो वेट दे रखा है, W दे रखा है यानी कि वेट दे रखा है। तो 10% का मतलब हुआ कि 10 ग्राम NaCl डिजॉल्व इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। बस W/V का मीनिंग समझ गए। सारी बारीकी मैंने आपको बता दी है कि ऊपर सॉल्यूट है, नीचे सॉल्यूशन है। ऊपर अगर W है तो वो वेट ऑफ सॉल्यूट है, V है तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट है। उसके अकॉर्डिंग आप इसको पहचानना शुरू कर देते हैं और समझते हैं। ठीक है, कहीं भी कोई कष्ट रह जाए, आपको कोई परेशानी हो जाए समझने में, मैंने अपने तरफ से आपको एक एक वर्ड को समझाने की कोशिश की है, वीडियो चाहे जितनी भी लंबी हो। बट अगर इसके बावजूद आपको परेशानी रहती है तो ज़रूर बताएंगे आप, क्योंकि अभी बहुत सारा चीज़ पढ़ाऊंगी आपको सॉल्यूशन से रिलेटेड, उसके बाद न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व कराऊंगी, तो फिर उस समय भी आपको डिस्कस कर दूंगी वो चीज़। ठीक है, ओके, क्लियर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, इस तरह का जो लिखा हुआ होता है ये सब चीज़ का इस्तेमाल फार्मेसी वगैरह में किया जाता है, यानी दवाई जहाँ बनाई जाती है। आपने कभी सिरप वगैरह ख़रीदा होगा तो उस पर देखिएगा आप पढ़ के, इस तरह का लिखा होता है वेट W/V, यानी कोई भी चीज़ प्रेजेंट होता है तो उसके ब्रैकेट में W/V लिखा रहता है। इसका मतलब होता है कि इतने वॉल्यूम में, यानी जितना उस सॉल्यूशन का वॉल्यूम होता है उसमें इतना ग्राम जो आप दवाई मेडिसिन ले रहे हैं वो इतना ग्राम सॉल्यूट है। तो जब कभी भी आप कोई मेडिसिन खरीदते हैं किसी तरह का रैपर पे लिखा हुआ पढ़ें तो उसको समझें। अब आप समझ सकते हैं कि उसका मीनिंग क्या है, W/V क्या है, W/W क्या है, V/V क्या है। क्लियर हो गया आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए नेक्स्ट है पार्ट्स पर मिलियन, PPM। ये देखिए नाम ही से क्लियर हो जाता है, पार्ट्स पर मिलियन, यानी कि छोटे ट्रेसेस के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। जहाँ सॉल्यूट की मात्रा बहुत कम होगी वहाँ इसका इस्तेमाल किया जाएगा, है ना। तो पार्ट्स पर मिलियन, व्हेन अ सॉल्यूट इज प्रेजेंट इन वेरी माइन्यूट अमाउंट, यानी ट्रेसेस क्वांटिटीज, द कॉन्सेंट्रेशन इज एक्सप्रेस्ड इन पार्ट्स पर मिलियन। ठीक है, तो देखिए इट इज़ द पार्ट ऑफ कंपोनेंट पर मिलियन पार्ट्स ऑफ द सॉल्यूशन। इट इज एक्सप्रेस्ड एज PPM इक्वल्स टू नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ कंपोनेंट, यानी जितना आपका कंपोनेंट यानी सॉल्यूट है वो, और टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ ऑल कंपोनेंट्स ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में जितना कंपोनेंट्स है सबका नंबर। ठीक है, उसके बाद आपको 10⁶ से इसको मल्टीप्लाई कर दिया, पार्ट पर मिलियन हो गया। ठीक है, तो देखिए अब क्या है, इसमें जो अभी आपने जितना कुछ पढ़ा पीछे कि मास बाई मास पढ़ा, वॉल्यूम बाई वॉल्यूम पढ़ा, मास बाई वॉल्यूम पढ़ा, इन तीनों के रूप में इसको एक्सप्रेस्ड किया जा सकता है। किसको? पार्ट्स पर मिलियन को। देखिए यहाँ मैंने लिखा है, ये NCERT बुक में भी लिखा है आपके, ध्यान से समझिए क्योंकि NCERT बुक के एक एक लाइन का अपना मतलब होता है। इन केस ऑफ परसेंटेज कॉन्सेंट्रेशन इन पार्ट्स पर मिलियन कैन ऑल्सो बी एक्सप्रेस्ड एज मास टू मास, वॉल्यूम टू वॉल्यूम एंड मास टू वॉल्यूम। यानी अगर आपका परसेंटेज का केस है, यानी आपको जो गिवन डेटा होगा वो अगर परसेंटेज में है तो कॉन्सेंट्रेशन इन पार्ट्स पर मिलियन आप एक्सप्रेस कर सकते हैं मास टू मास में भी, वॉल्यूम टू वॉल्यूम में भी और मास टू वॉल्यूम में भी। अब नेक्स्ट है हमारा मोल फ्रैक्शन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, एकदम ध्यान से समझिएगा। मोल फ्रैक्शन का मतलब होता है इट इज़ द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वन कंपोनेंट टू द टोटल नंबर ऑफ मोल्स, यानी सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन। समझे आप? जिस कंपोनेंट यानी जिसका भी मोल्स निकालना है आपको, जिसका भी मोल फ्रैक्शन निकालना है आपको, उसके लिए क्या करना होगा, उस कंपोनेंट के मोल्स को ऊपर रखना होगा और नीचे टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑल कंपोनेंट, यानी ऑल कंपोनेंट क्या होगा सॉल्यूशन का, क्योंकि आप बाइनरी सॉल्यूशन पढ़ रहे हैं तो आपका सॉल्यूट होगा प्लस सॉल्वेंट होगा। शुरुआत में ही क्लास नंबर 1 में मैंने आपको पढ़ाया है कि दो बाइनरी सॉल्यूशन पे ही आपने काम करना है, तो सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट हो गया यहाँ पे। तो टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑल द कंपोनेंट्स, तो ये फॉर्मूला याद रखिएगा। मोल फ्रैक्शन अगर आप ए का निकालते हैं, देखिए यहाँ पे मैंने समझाया है आपको कि मान लीजिए कि किसी सॉल्यूशन में Na मोल्स ऑफ सॉल्यूट है और Nb मोल्स ऑफ सॉल्वेंट है, देन मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, XA इक्वल्स टू मोल ऑफ ए। XA का निकालना है तो मोल ऑफ ए डिवाइडेड बाई मोल ऑफ ए प्लस मोल ऑफ बी। उसी तरह से अगर मोल फ्रैक्शन ऑफ बी हमें निकालना है
तो एक्स बी इक्वल्स टू एन बी बाई एन ए प्लस एन बी, ठीक है। तो इस तरीके से होता है। अब बारी आती है आगे समझने की कि मोल्स आखिर निकालते कैसे हैं। यहाँ मोल्स मोल्स बोल दिया गया, तो मोल्स भी पता होना चाहिए कैसे निकाला जाता है। तो देखिए आगे, तो यहाँ पे नोट नंबर फर्स्ट पर लिख लीजिएगा, द सम ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑल कंपोनेंट्स इन सॉल्यूशन इज ऑलवेज इक्वल टू 1। एकदम 1 मार्क्स क्वेश्चन है, एमसीक्यूज क्वेश्चन है आपका। आता है कि कितने भी मोल फ्रैक्शन हो उनका जब सम आप करेंगे तो वो ऑलवेज 1 होता है। फॉर एग्जाम्पल एक्स ए प्लस एक्स बी किया आपने, तो एक्स ए के जगह लिखा एन ए डिवाइडेड बाई एन ए प्लस एन बी डिवाइडेड बाई एन ए प्लस एन बी। आप देख रहे हैं, इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये आपका आएगा और ये कट गया और 1 आ गया। कितना भी मोल फ्रैक्शन क्यों ना हो, 10 भी रहेगा उसको भी ऐड करोगे तो वो भी 1 के बराबर ही होता है। ये हो गया नोट नंबर फर्स्ट। नोट नंबर सेकंड हो गया, इफ द मोल फ्रैक्शन ऑफ वन कंपोनेंट ऑफ बाइनरी सॉल्यूशन इज नन देन अदर कैन बी कैलकुलेटेड बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला। यानी अगर बाइनरी सॉल्यूशन है उसमें से किसी एक कंपोनेंट का आपको मोल फ्रैक्शन पता है तो दूसरे का आप मोल फ्रैक्शन पता कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला। क्योंकि आपने ये पता कर लिया है कि कितना भी कंपोनेंट क्यों ना हो, मोल फ्रैक्शन का सम जो होगा वो 1 होगा। मोल फ्रैक्शन का सम जो होगा वो 1 होगा। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ मान लीजिए एक्स ए प्लस एक्स बी इक्वल्स टू 1। तो अगर बी का निकालना है, ए का पता है, तो एक्स ए बी बराबर क्या हो जाएगा 1 माइनस एक्स ए। उसी तरीके से अगर आपको एक्स ए का निकालना है तो 1 माइनस एक्स बी हो जाएगा। क्लियर हो गया। अब आइए यहाँ पे आपको बता दूं कि नंबर ऑफ मोल्स क्या है। तो देखिए नंबर ऑफ मोल्स इक्वल्स टू डब्ल्यू बाई एम। तो डब्ल्यू यहाँ है गिवन वेट, यानी कि जिसका भी आप निकाल रहे हैं उसका गिवन वेट, और एम क्या है मॉलिक्यूलर वेट। यानी जो गिवन वेट है उसको डिवाइड कर दीजिए उसके मॉलिक्यूलर वेट से, तो उसका नंबर ऑफ मोल्स पता हो जाता है। एकदम याद कर लीजिए, इसे कभी भी नहीं भूलना है। नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए वेट गिवन जो होगा, जो दिया होगा, मान लीजिए 10 ग्राम ऑफ NaCl बोल दिया तो 10 ग्राम हो गया गिवन वेट, और NaCl का जब मॉलिक्यूलर वेट आप निकाल लेंगे 23 प्लस 35.5 करके, तो वो आपका क्या हो जाएगा मॉलिक्यूलर वेट ऑफ NaCl हो जाएगा। दोनों को डिवाइड कर दीजिएगा तो वो मोल्स ऑफ NaCl हो जाएगा। बात आ गई समझ में। तो ये पॉइंट याद रखना है, ये सारी बातें आपको याद रखनी है, एक भी भूलना नहीं है, तभी आप आगे न्यूमेरिकल बना पाएंगे और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी सॉल्व कर पाएंगे। ओके क्लियर। चलिए आगे चलते हैं। तो देखिए यहाँ पे एक छोटा सा क्वेश्चन मैंने लिया है ताकि ये बहुत इंपॉर्टेंट था कि मोल फ्रैक्शन आपको सिखा दिया जाए। तो यहाँ पे क्वेश्चन लिया है मैंने, कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ MgCl2 and H2O if 2 moles of MgCl2 or dissolved in 1000 ग्राम ऑफ वाटर। ठीक है ना। तो देखिए सबसे पहली बात कि मॉलिकुलर वेट ऑफ H2O निकालना पड़ेगा आपको, तो 18 ग्राम पर मोल दे दिया। उसी तरह से नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O करोगे आप तो क्या होगा, मैंने लिख भी दिया है यहाँ पे, गिवन वेट बटे मॉलिकुलर वेट। तो गिवन वेट कितना है आपका 1000 ग्राम ऑफ वाटर है ना, तो 1000 ग्राम यहाँ पे वाटर का मास दिया हुआ है, तो यहाँ दिया हुआ वेट लिखा। मॉलिकुलर वेट 18 डिवाइड कीजिए, इतना आ जाएगा आपका। मोल फ्रैक्शन ऑफ MgCl2 निकालोगे तो मोल्स ऑफ MgCl2 बटे मोल्स ऑफ MgCl2 प्लस मोल्स ऑफ H2O हो गया। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, देखिए मोल्स ऑफ MgCl2 क्वेश्चन में दे रखा था 2 मोल ऑफ MgCl2, तो डायरेक्ट मोल्स ऑफ MgCl2 के जगह 2 लिख दिया और यहाँ पे 2 प्लस 55.55 कर दिया। ठीक है, क्योंकि मोल्स ऑफ वाटर हमने निकाला है इतना, सॉल्व कीजिए, इतना आ गया। और मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर निकालने के लिए आपने फॉर्मूला अप्लाई करना है, ऐड करके 1 आता है जो अभी पीछे मैंने नोट नंबर 2 में लिखाया है आपको, और माइनस करेंगे तो आपका इतना आ जाएगा। अदरवाइज आप इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करके भी बना सकते हैं। एक तो ये बनने का तरीका हो गया इजीली, जब एक का पता हो गया दूसरा का पता करना है तो, और नहीं तो आपको थोड़ा लंबा सफ़र तय करना है तो आप ऐसे कर सकते हैं कि मोल फ्रैक्शन ऑफ H2O इक्वल्स टू हो जाएगा मोल्स ऑफ H2O डिवाइडेड बाई मोल्स ऑफ MgCl2 ऑफ MgCl2 प्लस मोल्स ऑफ H2O। तो मोल्स ऑफ H2O आपने निकाला है 55.55 और डिवाइडेड बाई जब इन दोनों को आपने ऐड किया तो अभी आपने लाया 57.55।
अब आप इसको डिवाइड कर लो और बना लो। तो ये भी तरीका है। मैं यही कहूँगी कि आप ये फॉर्मूला जब जानते हैं, ये जानते हैं, तो ईजिली आप ये बना लेना कि किसी एक का पता है तो एक में से माइनस करो, दूसरा का पता चल जाता है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। मोलारिटी, ठीक है, हिंदी में इसको मोलरता बोलते हैं। मोलारिटी इसे कैपिटल एम से दिखाया जाता है। इट इज़ डिफाइंड एज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व इन 1 लीटर और 1 क्यूबिक डेसीमीटर। ठीक है, 1 लीटर बोलो या 1 क्यूबिक डेसीमीटर बोलो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि क्यूबिक डेसीमीटर इक्वल्स टू 1 लीटर के बराबर होता है ऑफ सॉल्यूशन। तो यहाँ पे आप लिखेंगे मोलारिटी एम बराबर मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ठीक है, तो आप समझ गए मोल्स ऑफ सॉल्यूट कैसा होगा। मोल्स ऑफ सॉल्यूट का मतलब हुआ W/M, क्योंकि अभी बताया मैंने आपको मोल्स निकालते हैं गिवन वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट करके। तो बस इन्हीं चीज़ों को मैंने यहाँ फिर से एक बार लिखा है आपके लिए। मोल्स ऑफ सॉल्यूट मतलब W/M और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर यानी V और डिवाइड इनटू मल्टीप्लाइड बाय 1000 किया। क्यों? क्योंकि अगर वॉल्यूम ml में दिया रहेगा तो उसको मैंने यहाँ पे कन्वर्ट कर लिया है, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, उसके बाद देखिए किसी भी सॉल्यूशन में, अ सॉल्यूशन इन विच 1 ग्राम मोल ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व इन पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड मोलर सॉल्यूशन। अगर 1 ग्राम मोल ऑफ सॉल्यूट 1 लीटर में डिजॉल्व है तो उसे मोलर सॉल्यूशन कहते हैं। 1 ग्राम मोल, 1 ग्राम मोल अगर डिजॉल्व है 1 लीटर में तो उसे मोलर सॉल्यूशन कहा जाता है। ठीक है, अब डिसएडवांटेज ऑफ मोलारिटी क्या है वो देख लें आप। क्योंकि चूंकि मोलारिटी में आपने देखा कि वॉल्यूम प्रेजेंट है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन प्रेजेंट है, दैट्स वाई ये डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर होगा। क्योंकि वॉल्यूम डिपेंड्स करता है टेम्परेचर पे, इसलिए ये मोलारिटी भी टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा। यही इसका मेन डिसएडवांटेज भी है। इट इज चेंजेस विथ टेम्परेचर बिकॉज ऑफ एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन ऑफ लिक्विड विथ टेम्परेचर। क्लियर? क्योंकि जब आप गर्म और ठंडा करते हैं तो पानी का कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन होता है विथ टेम्परेचर, जिसकी वजह से यहाँ पे मोलारिटी में वेरिएशन आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ओके, उसके बाद मोलारिटी निकालने के लिए जो आपको सिंपल मैंने यूज़ किया है, एक न्यूमेरिकल है, आपकी ही बुक का है। कैलकुलेट द मोलारिटी ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग 5 ग्राम NaOH इन 450 ml ऑफ सॉल्यूशन। सब कुछ दिया हुआ है। 5 ग्राम NaOH है तो इसका मोल्स आप निकाल लीजिए। मोल्स निकालने के लिए 5 ग्राम डिवाइडेड बाय 40 ग्राम पर मोल किया। ये 40 क्या है? NaOH का आपको मॉलिक्यूलर वेट है। ठीक है, तो फिर 5/40 मोल हो गया। ठीक है, ये ग्राम से ग्राम कट गया, पर मोल ऊपर गया तो मोल हो गया। ठीक है, तो मोलारिटी बराबर हो गया आपको क्या? मोल्स ऑफ NaOH बटे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इंटू 1000। उसके बाद इसको काट छांट आपने से कर लीजिएगा। मैंने सिर्फ यहाँ पे आपको ये समझाने के लिए लिखा है कि न्यूमेरिकल ऐसे बनाना है इसका। ठीक है, तो ये हमारा काम डन हो गया। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा मोलारिटी, जिसे स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं। बस इसमें देखिए खासियत क्या है इसकी, इसमें सॉल्यूशन की बात ही नहीं होगी, सॉल्वेंट की बात होगी। इट इज़ डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट एंड इट इज़ एक्सप्रेस्ड एज मोलारिटी। ठीक है, तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट बटे मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। इसी केजी को 1000 में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ 1000 से गुना किया गया है। और मोल्स ऑफ सॉल्यूट के लिए फिर से हम लिखेंगे W/M इंटू कैपिटल W मैंने वेट ऑफ सॉल्वेंट के लिए यूज़ किया है, ताकि आप समझिए। मैंने सॉल्वेंट लिख भी दिया है, अपनी कॉपी में आप लिखेंगे तो आपको समझ में रहेगा कि ये सॉल्वेंट की बात की गई है। तो बस आप ध्यान रखिएगा, मोलारिटी और मोलालिटी में यही फ़र्क है कि ग्राम मोल ऑफ सॉल्यूट ही रहता है, लेकिन वहाँ सॉल्यूशन में रहता है, जबकि यहाँ पे पर किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट में रहता है। यानी यहाँ वॉल्यूम एब्सेंट रहता है, वेट रहता है, जिसके कारण मोलालिटी बेटर होता है देन मोलारिटी से, क्योंकि वेट टेम्परेचर के अकॉर्डिंग घटता बढ़ता नहीं है। तो यहाँ पे मैंने आपको यूनिट भी दिखा दिया है, आप इसे लिख सकते हैं। और जब 1 ग्राम मोल ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट होगा 1 kg ऑफ सॉल्वेंट में, तो उसे मोलल सॉल्यूशन कहते हैं। जैसे पीछे था ना कि 1 ग्राम मोल ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, दैट इज कॉल्ड मोलर सॉल्यूशन।
वैसे ही यहाँ जब 1 kg सॉल्वेंट में, बस याद रखना सॉल्वेंट को, सभी जगह सॉल्यूशन होता है, जबकि यहाँ पे इकलौता ऐसा है जहाँ सॉल्वेंट होता है। बस आपने अभी से जितना भी मास परसेंट पढ़ा, वॉल्यूम बाई वॉल्यूम पढ़ा, मास बाई वॉल्यूम पढ़ा, हर एक जगह सॉल्यूशन ही था नीचे में, सिर्फ मोलालिटी के अंदर नीचे सॉल्वेंट आ जाता है। क्लियर? तो यहाँ पे सॉल्वेंट आ गया, बस यही इसकी खासियत है। तो अगर 1 ग्राम मोल ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट होगा 1 kg सॉल्वेंट में तो उसे मोलर सॉल्यूशन कहते हैं। मोलारिटी वर्सेस मोलालिटी यहाँ पे मैंने कर दिया है ताकि आप क्लास 12 एग्जामिनेशन के लिए अच्छे से प्रिपरेशन कर पाएँ। पूछता है कभी कभी कि मोलारिटी और मोलालिटी में कौन सा अच्छा यूनिट है, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, मतलब कौन सा अच्छा वे है कॉन्सेंट्रेशन को एक्सप्रेस करने के लिए। तो मोलालिटी इज कंसिडर बेटर फॉर एक्सप्रेसिंग कॉन्सेंट्रेशन एज कंपेयर टू मोलारिटी, because the molarity changes with temperature because of expansion and or contraction of liquid with temperature, whereas molality does not change with temperature because mass of solvent doesn't change with temperature। आप डायरेक्ट भी इतना लिख सकते हैं कि molality is considered as better expressing concentration of as compared to molarity because in case of molarity volume is present which varies with temperature, whereas in molality वेट ऑफ सॉल्वेंट प्रेजेंट विच डज नॉट डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। अपने वर्ड में भी आप लिख सकते हैं, मैंने समझाया है जो, बस उसे याद रखें। वॉल्यूम डिपेंड करता है टेम्परेचर पे, इसलिए आपका मोलारिटी जो होता है टेम्परेचर के अकॉर्डिंग वेरी करता है, जबकि मोलालिटी नहीं करता है। तो ये लिखना आपके एग्जाम में आ सकता है, इसलिए ऐसे ही लिखिएगा। यहाँ पे और शो भी कर दीजिए आप कि m बराबर ये और स्मॉल m बराबर ये। यहाँ पे वॉल्यूम वेरीज विथ टेम्परेचर है, इसलिए इससे बेटर ये है। तो यहाँ पे लिख दिया भी है मैंने आपके लिए, वॉल्यूम डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। ठीक है, क्लियर? आगे बढ़िए। अब यहाँ देखिए, नोट करके मैंने लिखा है, ये एनसीईआरटी बुक में लिखा गया है, इसलिए बहुत ध्यान से समझिएगा। मास परसेंट, ppm, मोल फ्रैक्शन एंड मोलालिटी आर इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर, वेयर एज molarity is function of temperature. This is because volume depends on temperature and mass does not। ठीक है, तो यहाँ पे जो बातें लिखी गई वो आप समझ गए कि मास परसेंट हो, चाहे ppm हो यानी पार्ट्स पर मिलियन हो, मोल फ्रैक्शन हो या मोलालिटी हो, ये आर इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। ये सबके सब इंडिपेंडेंट है किस चीज़ से? टेम्परेचर से। जबकि मोलारिटी जो है वो फंक्शन ऑफ टेम्परेचर होगा, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ, दिस इज बिकॉज वॉल्यूम डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। तो क्योंकि मोलारिटी में क्या हो रहा है कि वॉल्यूम टर्म प्रेजेंट है सॉल्यूशन का, दैट्स वाई यहाँ पे क्या हो रहा है, टेम्परेचर पे वेरी कर रहा है। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ सिर्फ मास परसेंट लिखा है, वॉल्यूम परसेंट नहीं लिखा है, W बाई मास बाई वॉल्यूम परसेंट नहीं लिखा है। मास परसेंट का मतलब हो गया W बाई W। मेरे डियर बच्चों, समझ में आ गई बात आपके? तो हर एक शब्द का मतलब है एनसीईआरटी के अंदर, इसलिए ध्यान से समझिएगा। जैसे ही यहाँ मास परसेंट आप देखते हैं तो बहुत लोग वो जब ऐसे आप पढ़ते हैं तो उस समय सोचते हैं कि अरे सारा कुछ है, नहीं। जहाँ भी वॉल्यूम है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन प्रेजेंट है, वो वेरी करेगा विथ टेम्परेचर, इसलिए वो क्या हो जाएगा, वो कैटेगरी चला जाएगा किसके अंदर, मोलारिटी की तरह, जो कि टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। तो अभी से आज से आपको याद हो गया कि मास परसेंट यानी W बाई W, ppm क्योंकि वहाँ भी आपका मास परसेंट यूज होता है, मोल फ्रैक्शन वहाँ भी नंबर ऑफ मोल्स की बात करते हैं, एंड मोलालिटी जहाँ पे वेट ऑफ सॉल्वेंट की बात करते हैं, इंडिपेंडेंट होता है टेम्परेचर से, जबकि मोलारिटी डिपेंडेंट होता है टेम्परेचर पे। ठीक है, क्लियर हो गया आपको यहाँ तक? तो यहाँ तक ही था कॉन्सेंट्रेशन को एक्सप्रेस करने का तरीका। इतने जो आपके पास 6-7 वेज थे वो तरीके हैं कि जिससे आप कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन बता सकते हैं, यानी अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन सॉल्यूशन बता सकते हैं। अब आप क्या हैं, आप डाइल्यूट और कॉन्सेंट्रेटेड नहीं बोलते हैं, अब आप क्या बोलते हैं, आप डाइल्यूट H2SO4 नहीं बोलेंगे, आप क्या बोलेंगे, 10 ग्राम ऑफ H2SO4 प्रेजेंट इन जो भी आगे। ठीक है, यानी आपने क्वांटिटी बता दिया, अब आपने क्वालिटी नहीं बताई सॉल्यूशन की, आपने क्या बता दिया, क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट बता दिया। तो यही था तरीका, जो तरीके से आप बता सकते हैं। यूज सभी का होता है, बस यहाँ पे ये समझना था कि बेहतर कौन है, इसलिए ये बताया गया कि मोलालिटी बेहतर देन मोलारिटी है,
बट पढ़ना आपने सबको है, सबको दिमाग में रखना है कि क्वेश्चन कहीं से भी किसी से भी पूछ सकता है। और एक क्वेश्चन मैंने आपके लिए बना दिया है कि मोलालिटी आप निकाल लें। ये एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन है, कैलकुलेट मोलालिटी ऑफ 2.5 ग्राम ऑफ एथेनोइक एसिड 75 ग्राम ऑफ बेंजीन में। तो देखिए मोलर मास ऑफ एथेनोइक एसिड मैंने निकाला तो 60 ग्राम पर मोल आ गया, और मोल्स ऑफ एथेनोइक एसिड ही है, इसको थोड़ा सा सबको जोड़ जाड़ के लिख दिया गया है यहाँ पे। तो मोल ऑफ C2H4O2 क्या होगा 2.5 ग्राम बाई 60 ग्राम पर मोल, और इसको डिवाइड कर दीजिए, इतना मोल आ गया। तो मोलालिटी का डेफिनेशन के अकॉर्डिंग आपने पढ़ा हुआ है कि मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाई वेट ऑफ सॉल्वेंट इंटू 1000। तो ये हो गया मोल ऑफ सॉल्यूट, और 75 ग्राम बेंजीन प्रेजेंट है, इसलिए ये हो गया वेट ऑफ सॉल्वेंट, और गुना 1000 कर दीजिए। इसको सॉल्व कर लीजिए, जो भी आएगा आपका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ तक कंप्लीट हुआ हमारा मोलालिटी। तो आई होप कि जो बातें मैंने आपको एक एक करके समझाई हैं सारी बातें आप समझ चुके हैं। इसके आगे आप पढ़ेंगे सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है, यानी सॉल्युबिलिटी पढ़ेंगे आप। तो उसमें जो भी होगा, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस हो, सॉलिड हो, जो भी आपके एनसीईआरटी बुक में होगा वही आपको मैं यहाँ पे पढ़ाऊंगी। तो इसी तरीके से वर्ड बाय वर्ड समझने के लिए, वर्ड बाय वर्ड पढ़ने के लिए, हर एक कॉन्सेप्ट को बेसिक से समझने के लिए अगर आप समझना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें विथ बेल आइकन, ताकि जैसे ही वीडियोज अपलोड होगा आप तक वीडियोस पहुंचेगी और आप उसे देख पाएंगे। और पूरी कोशिश करूंगी कि जितना भी आपका क्लास 12 11th जो भी कोर्स है उसको पूरे बेसिक के साथ आपको समझाऊं, ताकि आप केमिस्ट्री के मास्टर हो जाएं। तो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।